पिताजी के एक फैसले से सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर घर की कहानी। आज की कहानी एक भरे पूरे परिवार से है। सुबोध जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू नीतू की बातें सुन रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना आपा खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। नीतू कुछ ज़्यादा ही बोलती जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 4-5 दिन से सुबोध जी के दांतों में दर्द हो रहा था और वो दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया था तो उसने दांत को निकालने की सलाह दी थी, पर दर्द के कारण घर से सुबोध जी निकल ही नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी और कहा था कि दर्द जब खत्म हो जाएगा तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से वे कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसलिए नीतू बहू से खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने तो सूखी रोटी और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। सुबोध जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और बहू नीलू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि जब खाना नहीं होता है तो पहले ही बता दिया करो। कितना भी करो, इनके नखरे ही खत्म नहीं होते। नीलू ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी को रोटी चबाने में बहुत दर्द हो रहा है, और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। सुबोध जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने दोस्त मदन लाल के घर की ओर चल पड़े। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी स्वर्गवासी पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक ब्रंच पर वो बैठ गए और अतीत की यादों में खोते जा रहे थे। सुबोध जी एक सरकारी कार्यालय से रिटायर हो चुके थे। उनके 3 बेटे थे, सुमित, रोहन और सरजू। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी सुजाता एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती स्वाभिमानी स्त्री थी, जो बड़ी सरलता के साथ सुबोध जी के घर का संचालन करती थी। घर कैसे चलाया जाता है यह सुबोध जी ने अपनी पत्नी से ही सीखा था, इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पेमेंट वो अपनी पत्नी के हाथ में रख देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामले में वे कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की ज़रूरत होती थी तो सुबोध जी को हमेशा अपने साथ पाती थी। समय के साथ उनकी तरक्की होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सोसाइटी में उन्होंने अपने सपनों का संसार बना लिया था। सुबोध जी ने ऑफिस से लोन लेकर, कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के सपनों को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिल का था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो सुबोध जी ने हिम्मत करके मकान को 3 मंजिल का बनवा लिया। अब उनके तीनों बेटों की शादी हो गई है और तीनों बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए हैं, और अब सुबोध जी अपने छोटे बेटे के साथ प्रथम मंजिल में रहते हैं। रोहन और सरजू दूसरे और तीसरे मंजिल पर रहते हैं। रसोई सबकी अलग अलग है। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठा होकर त्योहार मनाते हैं। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता, पर सुमित की पत्नी को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसे लगता था कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस
हाथ हिलाते हुए आ जाती हैं। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थीं, क्योंकि सुजाता जी खुद एक मेहनती महिला थीं जो उम्र के इस दौर में भी एकदम फिट थीं। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं भी उन पर निर्भर थीं। सुबोध जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो मिलती है, बस आराम से हमारा गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वो अब पूरे करूँगा। और पत्नी मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। पर सुबोध जी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। सुबोध जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। पर होने को कौन टाल सकता था। जिस पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनाई थी उसमें अब दरार पड़नी शुरू हो गई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले सुबोध जी ही रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वो जब अचानक घर में आए तो उन्हें बेटे व बहुओं की आवाज़ें सुनाई दी। तो सुबोध जी चुपचाप खड़े हो गए और उनके दुख का ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटों ने उन्हें 2-2 महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आज़ाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं है। तकलीफ तो सबको हो गई थी, पर कोई और रास्ता नहीं था। और अब सुबोध जी 3 हिस्सों में बट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे और तीसरे बेटे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज यह सोचकर नहीं कराया जाता था कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है। आज सुबोध जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गर्म, कुछ नरम खाने का हो रहा था। उन्होंने अपनी बीच वाली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, आपको और कुछ तो सूझता नहीं है। इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद छोटी के पास जाओगे तो वहीं खा लेना, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और सुबोध जी के सब्र का बांध टूट गया। आज तक वो अपने बेटे बहुओं की सभी गलतियां बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं से भर गईं और वो मदन लाल जी के घर की ओर चल पड़े। मदन लाल जी सुबोध के बचपन के दोस्त थे। जब से उन्होंने नौकरी की तब से मदन लाल उनके पक्के दोस्त बन गए थे। मदन लाल जी व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वे दिल से नहीं दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो। किस चीज़ की तुम्हें कमी है? मकान तुम्हारे नाम है,
बेटे बहू जब भी सर पर चढ़कर बैठने की कोशिश करें तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। सुबोध जी को ये बात मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ गया है। मदन लाल जी से सलाह मशवरा करके सुबोध जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हों। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वो भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। सुबोध जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना की अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वो चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारियां देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। वो तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से आंख मूंद लेती हैं। सबके जाने के बाद सुबोध जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर मदन लाल जी के पुत्र का खास दोस्त था। प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर सुबोध जी ने अपनी समस्या बताई, कुछ खास सलाह मशवरा किया और वापस आ गए। 10 दिन के बाद जब बेटे बहुएं घूम कर घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी आंखें चढ़ गईं। छोटी बहू बोलने लगी, हद हो गई, लापरवाही की। पता था कि हम आज आ रहे हैं, घर पर नहीं बैठ सकते। उसके गुस्से का कारण यह भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद सुमित और रोहन मदन लाल जी के घर की ओर चल दिए। मदन लाल जी के घर पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान बेच दिया है और अब वो कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। तीनों बेटों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। उन्हें लग रहा था कि यह एक भद्दा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई लाल पीले हुए जा रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं, सबकी समझ से बाहर था। कोई चारा न देखकर सब अपने अपनी ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास मदन लाल जी ने फोन किया और उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ जरूरी बात बतानी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। मदन लाल जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली उससे तीनों की जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया हो। मदन लाल जी के अनुसार सुबोध जी अब वृंदावन चले गए हैं और उन्होंने वहां पर एक घर भी ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। ये खबर पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार की तरह था। बहुत विनती करने पर मदन लाल जी से वे पिताजी का पता प्राप्त कर पाए और वृंदावन की ओर चल पड़े। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। वृंदावन पहुंचकर पिताजी को देखकर
एक और झटका लगा। पिताजी तो बहुत खुश और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और एक लड़के को आवाज दी। आवाज सुनते ही 12-13 साल का लड़का सामने आकर खड़ा हो गया। सब उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। सुबोध जी ने सबकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और उस लड़के से 6 प्लेट गर्मा गर्म हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच सुबोध जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में पूछते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में एक ट्रे में 6 प्लेट हलवा लेकर वो लड़का आ गया और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते न देखकर सुबोध जी ने बोलना शुरू किया। तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को ये क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी माँ ने मेरे अकेले की सैलरी से कितनी कुशलता से घर को चलाया, ये मुझे तुम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज मुझे ये कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध कर रखा था, पर तुम लोगों ने अपने एक बाप को ही किस्तों में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया। पार्लर और पार्टी में जाने के लिए सभी के पास समय था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थीं। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था, जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े पिता के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, या तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से मैं क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते सुबोध जी चुप हो गए। तीनों बेटे बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। सुबोध जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा ये फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, या मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। 5-5 लाख मैं अपने पोते पोतियों के नाम फिक्स कर दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। मैंने यहाँ पर एक घर खरीद लिया है। 2 कमरे, किचन, बाथरूम, सभी सुविधाएं हैं। उनमें जो कमी थी वो मैंने सही करवा ली है। मैंने इसके लिए आश्रम को भी पैसे दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगी। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा था वो एक अनाथ लड़का है, जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है और वह पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। कुछ पैसे मैंने उसके नाम पर भी जमा कर दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा, उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा कर दिए हैं। बैंक से जो ब्याज आएगा उससे मेरा खर्चा आराम से चल जाएगा। मैं अपना खर्चा आराम से चला लूँगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। यह सब बोलकर सुबोध जी चुप हो गए।
और कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों बेटे बहुओं की समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी की इन बातों पर अपनी क्या राय प्रकट करें, क्योंकि पिताजी के इस फैसले से तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। और सामने रखी हलवे की प्लेटों को देखकर छोटी बहू सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत हम सबको चुकानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।